आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर, आप तैयार हैं? तो चलिए यह सफर शुरू होती है। दिल्ली का सदर बाजार, जो 365 दिन भारी भीड़ से घिरा रहता है। लोगों का मानना है कि दुनिया की हर चीज यहां मिलती है। अरे, ऐसे ही थोड़ी इसे बाजारों का बाप कहते हैं। इसी बाजार के बीच था चांद मोहल्ला, जो अपने आप में ही एक कहानी था। उस मोहल्ले में एक फ्रूट जूस की सबसे पुरानी दुकान थी। बाहर पुराने से बोर्ड पर सलमान और कैटरीना की एक ही गिलास में स्ट्रॉ से जूस पीते हुए तस्वीर थी, और नाम था बिल्लू फ्रूट जूस। नाम से किसी बिल्ले जैसी शक्ल वाले आदमी की दुकान लगती थी, लेकिन थी जफर अहमद की, जिसका शॉर्ट नेम था बिल्लू। दरअसल उनकी आंखें बिल्लोरी रंग की थीं, इसलिए सब उन्हें बिल्लू बिल्लू कहकर बुलाते थे। उम्र 35 के आसपास होगी। चेहरा गोल, पेट बाहर निकला हुआ और कुर्ता पजामा पहनते थे। जूस की दुकान के अंदर चारों तरफ सिर्फ बीच की मांग निकाले सलमान और खूबसूरत कैटरीना की ही तस्वीरें थीं। फैन जो थे, लेकिन हाँ मेहनती भी, और तरह तरह के जूस और शेक बनाने में भी माहिर। अरे, तभी तो उनकी दुकान पर बड़े बड़े लोग आते थे, यहाँ तक कि उस मोहल्ले का वसूली भाई भी। और अक्सर यही कहता, बिल्लू भाई दिल्ली के सभी जूस कार्नर फेल है आपके आगे। थोड़ा आगे चलकर था जलेला पहलवान, जिसकी दुकान के आगे एक बोर्ड लगा था, जिस पर जलेला पहलवान की तस्वीर थी और नाम था जलेला पहलवान उर्फ अब्दुल बुखारी। हमारे यहाँ चोट, मोच, फ्रैक्चर, जोड़ों का निकल जाना, मांस के फट जाने का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। जलेला पहलवान की दुकान से अक्सर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थीं। कमर में दर्द हो, हड्डी खिसक गई हो, नस चढ़ गई हो, इस 6 फीट वाले जलेला पहलवान के लिए इसे ठीक करना मिनटों का काम था। सामने ही ऊंचाई पर मोहल्ले का चबूतरा बना हुआ था, जिस पर हामिद के लड्डन चचा बैठे रहते थे, हाथ में अखबार, निगाहें खबरों पर, और कान मोहल्ले में। चचा बड़ी कमाल के शख्सियत थे। हमेशा मोहल्ले वाले उन्हें चबूतरे पर ही बैठे देखा करते थे। ना किसी ने उन्हें कहीं आते देखा और ना कहीं जाते। जब भी कोई अनजान शख्स उस मोहल्ले से गुजरता तो कनखियां आंखों से उसे देखते और जोर जोर से खांसने लगते, लगता मानो किसी को इत्लाह कर रहे हो। कोई कहता भैया रायन के एजेंट है, तो कोई कहता अरे। अपने ज़माने में बड़े आशिकी मिजाज के हुआ करते थे। चांद मोहल्ले की आखिरी छोर पर था एक मदरसा, जिसमें बच्चे उर्दू सीखा करते थे। सदर बाजार की तंग गलियों से आ रहा यास्मीन का रिक्शे वाला कभी इधर हैंडल मोड़ता तो कभी उधर, और रिक्शे पर बैठी यास्मीन झल्लाते हुए बोलती, अरे चचा जल्दी चलाइए ना, घंटे भर से यही हिले जा रहे हैं। रिक्शा है कोई हवाई जहाज नहीं जो उड़ा ले जाए। आखिरकार गली गली से भीड़ डैश को पार करता यास्मीन का रिक्शा मदरसे के सामने आ पहुंचा। उतरकर रिक्शे वाले को पैसे देने लगी, उतने में सलीम अपनी बाइक को घसीटता हुआ वहां आ पहुंचा। अस्सलाम अलैकुम यास्मीन जी। वलैकुम सलाम, और सब खैरियत जी, और इतना कहकर यास्मीन अंदर चली गई। यास्मीन और सलीम इसी मदरसे में टीचर थे। इनके अलावा 5 और टीचर भी थे। लंच के समय जब सभी टीचर एक साथ खाना खा रहे होते तो सलीम तिरछी निगाहों से यास्मीन को ताकते रहते। सलीम भाई बड़े ही खुश मिजाज आदमी थे, साथ ही गाने और फिल्मों के शौकीन भी। दरअसल यास्मीन उनकी मोहब्बत थी। मोटी मोटी सुरमों वाली आंखें, लंबे घुंघराले बाल और बड़ी कातिलाना मुस्कुराहट थी उसकी। वो सलीम की तरफ एक बार मुस्कुराकर भी देख लेती तो सलीम का कलेजा चीर जाता। अरे, पूरे 1 हफ्ते तो नींद ही नहीं आती। यास्मीन जब यहाँ नई नई आई थी और पहली बार उसको देखा था, बस उसी वक्त से दिल की घंटी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सलीम भाई यूं तो यास्मीन को सब कुछ मान चुके थे, पर यास्मीन को इन सब की खबर नहीं थी। वो तो सलीम को एक अच्छा दोस्त मानती थी। पिछले 2 साल से बस यही एक तरफा प्यार का खेल चला आ रहा था, पर वो खुश थे। कम से कम यास्मीन तो उनके इर्द गिर्द हुआ करती थी। कई दिनों से यास्मीन का रवैया बड़ा अजीब सा लग रहा था। जब देखो तो फ़ोन पर ही बातें करती मिलती। फ़ोन पर बात करते करते कभी गुस्सा हो जाती तो कभी परेशान। एक शाम जब सभी बच्चों की छुट्टी हो गई तो यास्मीन सलीम की क्लास में गई। सलीम देर तक बैठकर सभी बच्चों का काम चेक कर रहे थे। यास्मीन को दरवाजे पर खड़ा देख खुद भी खड़े हो गए। अस्सलाम अलैकुम, यास्मीन ने कहा। वलैकुम सलाम,
आइए बैठिए, ना कहिए। क्या खिदमत कर सकता हूँ? आपकी जी, अगले 2 दिन मैं नहीं आ सकती, तो क्या आप मेरी क्लास को थोड़ा टाइम निकाल कर पढ़ा सकते हैं? सलीम ने हंसकर कहा, जी बिल्कुल, इसमें कहने की क्या बात है, हम तो हमेशा हाजिर है। सलीम ना आने की वजह पूछ तो सकता नहीं था। खैर, इसी बहाने साथ बैठने का थोड़ा मौका तो मिला। जाते वक्त टाइम भी ज्यादा हो गया था, तो सलीम ने घर छोड़ने की जिद की। भला सलीम भाई भी किसी से कम थे क्या? आज तो दिल वाले दुल्हनियां लेकर ही जाएंगे। हार मानकर यास्मीन को बाइक पर बैठना ही पड़ा। वाह, क्या मंजर था वो! यास्मीन के पीछे बैठते ही उनके पूरे बदन में गुदगुदी सी होने लगी और मुंह से गाना फूट पड़ा। क्या करूँ, हाय कुछ कुछ होता है। अभी तक आपने पढ़ा सलीम, जो यास्मीन से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। क्या यास्मीन उनके इस एहसास को समझ पाएंगी? यास्मीन की जिंदगी में एक और शख्स था, रशीद, उसके बचपन का साथी, जिसके साथ उसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और बहुत जल्द एक होने वाले थे। महरौली के किसी कॉलेज में प्रोफेसर था। रशीद चाहता था कि यास्मीन भी उसी के साथ उसी कॉलेज में पढ़ाए, पर यास्मीन का मन वहां जाने को राजी ना करता। उसे सबसे महफूज और सुकून जगह चांद मोहल्ला ही लगाता। भले ही वहां शोरगुल और भीड़ा भड़ाका होता, पर इन 2 सालों में उसने वहां की कई यादें बटोर ली थीं। वहां के लोग, वहां के बच्चे, सब उसे पसंद करते, सलीम भी। और इसी के चलते अक्सर रशीद और यास्मीन के बीच बहस हो जाती। ईद से एक दिन पहले रशीद यास्मीन से मिलने उसके घर आया। नमाज अदा करती यास्मीन को देख रशीद लिविंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद यास्मीन भी वहां आ गई। रशीद को देख बोली, अरे रशीद, आप? हाँ, यहां से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता चलूं। तुम तो अपनी जिद से पीछे हटोगी नहीं और ना ही मेरे कॉलेज में पढ़ाओगी। मैंने फैसला किया है कि हम दोनों ईद के एक दिन बाद ही मंगनी कर ले। वैसे भी इस रिश्ते को काफी वक्त हो गया है। तुम्हें क्या लगता है? यास्मीन ने इस रिश्ते को मंजूरी दे दी और दोनों परिवार वाले एक दूसरे को बधाई देने लगे। ईद वाले दिन सब एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते, पर यास्मीन तो इस मौके पर थी नहीं और बिना उसे देखे भले आज तक सलीम भाई की ईद पूरी हुई है क्या? सलीम ने सोचा, क्यों ना खुद ही यास्मीन के घर जाकर ईद की मुबारकबाद दी जाए और लगे हाथों दिल का हाल भी सुना दे, जिसका बोझ पिछले 2 सालों से लिए लिए घूम रहे हैं। पर बताए, कैसे इस मामले में अपने सलीम भाई थोड़े कच्चे थे। तो सोचा, क्यों ना मैंने प्यार किया वाला सीन ही कर लिया जाए, बस फिर क्या था। खत लिखने बैठ गए और एक ही बार में दिल का सारा हाल बयां कर दिया। क्रीम कलर का कुर्ता पहने, आजू बाजू इत्र लगाए, शीशे में झांकते हुए साइड की मांग निकालते हुए गाना गुनगुनाने लगे। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। हाथ में सुंदर सी फलों की टोकरी लिए सलीम अपनी यास्मीन के घर पहुंच गए। गेट पर यास्मीन की अम्मी थी। अस्सलाम अलैकुम, ईद मुबारक, सलीम ने हंसते हुए कहा। वलैकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक, आइए तशरीफ रखिए। आप जी, मैं चांद मोहल्ले से यास्मीन जी के साथ मदरसे में पढ़ाता हूँ, सलीम ने घबराते हुए कहा। अच्छा अच्छा। सलीम ने अपनी बकटेटे जैसी आंखों से पूरे घर का मुआयना कर डाला, पर यास्मीन कहीं दिखाई नहीं दी। थोड़ी देर बाद बाहर से आ रही यास्मीन ने सलीम को अचानक घर पे देख चौंक गई। अरे आप! सलीम ने यास्मीन को देखा, यास्मीन ने सलीम को। यास्मीन को देख ऐसे लगा मानो रेगिस्तान में फूल खिल गए हो। जी, आप तो आई नहीं तो सोचा मैं ही मुबारकबाद देने आ जाऊं। दोनों मुस्कुरा दिए। इतने में अम्मी सभी के लिए मेवों से भरी कटोरी में शीर खुरमा ले आई। यास्मीन ने एक कटोरी उठाई और सलीम की ओर बढ़ा दिया। उसे पकड़ते वक्त सलीम और यास्मीन की 3 उंगलियां आपस में टकरा गई थीं और पहली बार दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा था। कुछ सेकंड तक वैसे ही खड़े रहे थे दोनों। अम्मी की आवाज से टूटा था उनका सम्मोहन। अरे खजूर लीजिए ना। सलीम ने फलों की टोकरी यास्मीन की ओर बढ़ा दी। आपके लिए जी, शुक्रिया, और फलों की टोकरी किचन में रखने गई कि अचानक उसकी नज़र सेब के नीचे रखे कागज़ पर गई। यास्मीन ने कागज़ निकाल के खोल के देखा तो कुछ लिखा था उसमें। यास्मीन ने उसे पढ़ा और बुत की तरह खड़ी हो गई और नीचे नाम की जगह लिखा था, तुम्हारा चांद मोहल्ले वाला। यास्मीन खत पढ़ ही रही थी कि अम्मी किचन में आ गई। यास्मीन ने खत को मुट्ठी में भींचा और किनारे से निकलकर अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके एक बार फिर यास्मीन ने उस खत को पढ़ा। यास्मीन को पूरा यकीन था कि फलों की टोकरी में वो खत सलीम ने ही रखा है।
शायद सामने बताने में झिझक रहा हो। और ये अपना नाम लिखने की बजाय चांद मोहल्ले वाला क्यों लिखा है? वो खुद से ही बड़बड़ाती जा रही थी। फिर ना जाने उसे क्या सूझा, कमरे से बाहर आकर नीचे लिविंग रूम में झांका तो सलीम जा चुका था। यास्मीन ने चारों ओर देखा, शायद सलीम को तलाश कर रही थी। उसकी आंखें पर वहां कोई नहीं था। कुछ देर तक यास्मीन दरवाजे के बाहर ही देखी जा रही थी, फिर वापस अंदर लौटने लगी। फल अच्छे थे ना? अच्छे से चेक कर लिया था आपने? पीछे से आई सलीम की आवाज ने यास्मीन को रोक लिया। यास्मीन ने पलट कर देखा तो सलीम मुस्कुराता हुआ उसी की तरफ आ रहा था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। तो क्या जवाब है आपका? सलीम ने कहा। देखिए सलीम, कल मेरी मंगनी है, माफ कीजिएगा। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं बताने ही वाली थी। ये सुन सलीम मानो अंदर से टूट गया हो और ऊपरी मुस्कान दिखाता हुए बिना कुछ कहे वहां से चला गया। यास्मीन सारी रात सलीम के ही बारे में सोच रही थी। उसका यूं बिना कुछ कहे चले जाना यास्मीन की जहन से उतर ही नहीं रहा था। सुबह देर तक सोकर उठी तो देखा रिश्तेदार घर पर आ चुके थे। तभी खाला कमरे में आई। और कब तक सोती रहोगी? यास्मीन रानी चलकर होने वाले मियाँ के लिए तैयार हो जाऊं? मस्ती के मूड में खाला यास्मीन को बार बार छेड़ी जा रही थी। उधर सलीम उदास चुपचाप बैठे सैड सॉन्ग सुने जा रहा था। अच्छा, सीला दिया तूने मेरे प्यार का रशीद, उसके परिवार वाले और रिश्तेदार सब आ चुके थे। यास्मीन तैयार हो रही थी। थोड़ी देर में खाला यास्मीन को लेकर नीचे आ गई। हरे रंग की नगों से जड़ी ड्रेस में बेहद खूबसूरत लग रही थी। निगाहें नीचे करती हुई यास्मीन रशीद के सामने आ गई। थोड़ी देर में मंगनी की रस्म शुरू हो गई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। कुछ तस्वीरें खींची गई और नाच गाना शुरू हो गया। सब नाच रहे थे और यास्मीन कोने में खड़ी सलीम के बारे में सोची जा रही थी। बाजी ने यास्मीन का हाथ पकड़ा और स्टेज पर ले आई। काफी मिन्नतें करने के बाद यास्मीन भी नाचने लगी, पर उसका ध्यान सलीम की ओर था। यास्मीन की निगाहें अब रशीद को ढूंढने लगी। रशीद वहां नहीं था। स्टेज से उतर यास्मीन खुद ही उसे ढूंढने चली गई। हर जगह देखा पर रशीद कहीं नहीं था। थक हारकर यास्मीन वापस जाने लगी कि तभी उसे घर के पीछे बने बगीचे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। यास्मीन ने चुपके से बगीचे की ओर जाकर देखा तो कोई लड़की थी जो किसी लड़के से लड़ रही थी, पर लड़के का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। यास्मीन वापस जाने के लिए मुड़ी कि अचानक उसे एक जानी पहचानी सी आवाज ने रोक दिया। उसने फिर जाकर देखा और इस बार यास्मीन उन दोनों के पास चली गई। यास्मीन ने जो देखा उसके होश उड़ गए। वो लड़का कोई और नहीं रशीद था, जो अब उसका होने वाला शौहर बनने वाला था, और वो लड़की रशीद की गर्लफ्रेंड। यास्मीन को सामने देख रशीद घबरा गया और यास्मीन को समझाने लगा, पर उन दोनों की बातों से साफ जाहिर हो गया था कि रशीद ने उसको धोखा दिया है। यास्मीन ने बिना कुछ बोले अपने हाथ से अंगूठी निकाली और रशीद के मुंह पर मारी। रशीद यास्मीन को रोकता रहा, पर यास्मीन जा चुकी थी। सभी रिश्तेदार और घरवालों के सामने यास्मीन ने रशीद की सारी हकीकत उगल दी और मंगनी तोड़कर वहां से चली गई। कहीं न कहीं यास्मीन के जहन को सुकून मिल गया था, मानो शरीर से कोई बोझ हट गया हो। अब यास्मीन आज़ाद हो चुकी थी, बेफिक्र थी। रात होने को आई थी। सलीम अब भी अपनी छत पर दीवार से सर लगाए हारे हुए मजनू की तरह सैड सॉन्ग सुने जा रहा था। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अरे वाह, आप भी सैड सॉन्ग सुनते हैं? हमें तो लगा सिर्फ प्यार भरे गीत ही आते हैं आपको। यास्मीन ने मुस्कुराते हुए कहा। जाने पहचाने अल्फाजों को सुन सलीम ने पीछे मुड़कर देखा तो यास्मीन थी। हरे रंग के नंगों से जड़े लिबास में यास्मीन को देख सलीम हकाब का रह गया। लहराते बाल और खिलखिलाती हंसी को देख सलीम पागल आशिक की तरह दौड़ता हुआ यास्मीन के करीब आ गया। कुछ देर उसको देखा, फिर बगले झांकता हुआ आता हूं कहते हुए जाने लगा, पर आगे बढ़ नहीं पाया। पीछे मुड़कर देखा तो यास्मीन ने उसका हाथ पकड़ लिया था। कहने लगी, बहाने बहुत हुए, अब सीधी सीधी बात करने का वक्त आ गया है। यास्मीन को इतना सजीदा पहली बार देखा था सलीम ने। पसीने की बूंदें उतर आई उसके माथे पर। सलीम, वो मुझे कहना है कि मैं तुमसे मैं अच्छा सा गाना सुनना चाहती हूँ, सुनाओगे? यास्मीन के इस मजाक से सलीम का मुंह खुला का खुला रह गया और यास्मीन जोर जोर से हंसी जा रही थी। सलीम वहां से जाने लगा तो यास्मीन पीछे से बोल पड़ी, मोहब्बत हो गई है,
आपसे निकाह करना चाहती हूँ। यास्मीन ने एक ही सांस में वो सब कुछ कह दिया जो सलीम पिछले 2 साल से कहना चाहता था। वक्त और माहौल ये सब कहने के लिए सही था या नहीं, यास्मीन ने कुछ सोचा नहीं था। वैसे भी जब प्यार बिना सोचे हो जाता है तो इजहार के लिए इतना सोचने की क्या जरूरत। यास्मीन को बस सलीम के जवाब का इंतजार था। सलीम सब कुछ सुनकर नीचे चला गया। यास्मीन को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। सोचने लगी, क्यों मैं सलीम के प्यार को समझ नहीं पाई। सलीम धीमे कदमों से छत की ओर बढ़ा। सुनो। यास्मीन पलटी तो सलीम सामने खड़ा था और हाथ में थे कागज के कुछ पन्ने। सलीम ने यास्मीन की ओर एक पन्ना बढ़ा दिया। ये लो, मेरा जवाब। सलीम ने कहा लिखा था। आपकी तरह बेझिझक होकर बोलना नहीं आता, मुझे इसलिए सीधे सीधे कह रहा हूं, मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और निकाह भी करना चाहता हूं। सलीम के इस जवाब ने यास्मीन की जैसे पूरी दुनिया ही बदल दी। दोनों का उदास चेहरा फिर से खिल उठा। वो रात सलीम और यास्मीन ने एक दूसरे की बातें करते बीता दी थी। चांद मोहल्ला एक बार फिर से खिल उठा और दोनों की प्यार की कश्ती चल पड़ी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।